देश में जो है कपास और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है ये करीब करीब 1,20,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सरकार को मिलता है और लगभग 7 लाख लोग जो है वो कपास की इंडस्ट्री पर डिपेंड है अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कपास को जितना तवज्जो देना चाहिए उतना तवज्जो नहीं दे रही है, जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व सरकार नहीं दे रही है। और ये है पिछले 5 साल के हेक्टर में कपास की कितनी लागत हुई, अगर हम लोग इसको देखें तो 5 या 6% से कपास की लागत जो है वो कम हो चुकी है और किसान जो है वो कपास के बजाय दूसरे क्रॉप के ऊपर मोड़ रहा है, जो मैं समझता हूं कि भारत सरकार के लिए एक चिंता की बात वहां पर होनी चाहिए। 30% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो कपास से आता है और इसलिए जिस तरह डायमंड इंडस्ट्री को जो है सरकार प्रोटेक्शन देती है, उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि संवैधानिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कपास को प्रोटेक्शन दे। और इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्राइस सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि 500 प्रति क्विंटल जो है वो किसानों को बोनस के रूप में देना चाहिए। महाराष्ट्र की ही बात करूं हम लोग तो 12 लाख क्विंटल जो है कपास उत्पादित होता है। 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 6,500 जो है वो सरकार पर अतिरिक्त बोझा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ ही साथ जो कॉटन पिकर है, लेबरर है, किसान जो है उतना मुआवजा ना देने की वजह से कॉटन पिकिंग जो है वो 70% ही होता है और 30% वेस्ट जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। ऐसे हालत में हम लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल की नरेगा की स्कीम है, MRGS की स्कीम है और महाराष्ट्र में EGS की स्कीम है। महाराष्ट्र स्टेट अगर EGS के स्कीम से अगर 5 रुपया जो है वो पिकिंग के हिसाब से अगर काश्तकारों को देता है तो मैं समझता हूं कि ये जो 30% वेस्ट जा रहा है इसको हम लोग रुका सकते हैं और एक नई इंडस्ट्री यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। मैं अगर कपास की अंतर्राष्ट्रीय बात कहूं तो 1 नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर भारत है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन चाइना और भारत में काफी बड़ा अंतर है, ऐसी परिस्थिति है। दुनिया जो है चाइना का जो फाइनेंशियल क्लाउड बन चुका है और फाइनेंशियल क्लाउड की वजह से उनका दूसरा डिपार्टमेंट भी जो एक्सरसाइज कर रहा है उससे छुटकारा चाह रहे हैं और इसलिए कॉटन परचेस जो है, कॉटन के जो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो चाइना से ना लेते हुए अगली जगह अलग मार्केट ढूंढने की उनकी कोशिश है। सरकार अगर कपास को सपोर्ट करती है तो मैं ये समझता हूं कि जो 60 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 5 साल में 1,20,00,000 वहां पर हो सकते हैं और ये जो अर्निंग है 1,20,000 करोड़ जो है वो 2 लाख करोड़ तक हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेशंस जो है उनकी मंशा है कि हमको चाइना से मार्केट शिफ्ट करना है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए और सरकार के सामने हमने प्रपोजल रखा है।
अगर सरकार इस प्रपोजल को नहीं स्वीकारती है तो हम अगर सरकार में आए तो इस प्रपोजल को लागू करेंगे और कपास की जो इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करेंगे, यह हम लोग ऐलान करते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, जल्द ही पूरे देश में बीजेपी से लागू करने वाली है, आप किस नजरिए से देखते हैं, ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, आर्टिकल 25 एंड 26 आपको रिलीजियस फ्रीडम देती है और रिलीजियसली आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी एक परिस्थिति है। ये अगर कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका प्रारूप देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या है। अगर सरकार अगर ये कहना चाहते हो कि सरकार कॉमन सिविल कोड थोप सकती है तो इनको पूरा संविधान जब तक बदलते नहीं तब तक ये थोप नहीं सकते। सिर्फ ये होगा कि आपको आपके पर्सनल लॉ है, शायद पर्सनल लॉज है, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है या ये कॉमन सिविल कोड के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है। तो ये दोनों इशू जो है मैं समझता हूँ क्लैरिटी है लोगों में, अभी पहला था नहीं लेकिन अभी लोगों में क्लैरिटी है। जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे, जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है वो सरकार वो हर इंसान को यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। सर, सेकंड कास्ट के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, इसके ऊपर आपके पक्ष का और आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन किस ग्राउंड क्लासिफिकेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का मुद्दा क्या हो। जो सबकास्ट है उसके मुताबिक मतलब जो चंद्रबाबू नायडू के वक्त हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि सबकास्ट जो है उसके आधार पर हुआ था। लेकिन दूसरा और कोई आधार हो, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहना चाहिए कि भाई आप नए आधार हमारे सामने ले आइए कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं, और फिर उसको संवैधानिक तौर से जांच करनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है, और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नहीं हम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ है। अजीत पवार को एनसीपी पार्टी दे दी गई है, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया किससे कितना सहमत है, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से कि उद्धव ठाकरे ने भी और एनसीपी ने भी वो जो सेक्शन 15 ऑफ द सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है 1967 उसकी वैधता जो है कोर्ट के सामने ले आनी चाहिए। वो जब तक नहीं आते तब तक एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय है इंदिरा गांधी के वक्त सादिक अली वर्सेस कांग्रेस पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मतलब उस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड नहीं थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने का जो क्लॉज है वो 87-89 में आ गया है और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहला जो था वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी, इलेक्शन कमीशन कहते तुम्हारा नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड करो, और इसलिए सादिक अली के जजमेंट में ये कहा कि इस पर कोई कानून नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इसको देखे। तो वही एक निर्णय है कि जिस पर शिवसेना का भी निर्णय पर आधार है और एनसीपी के निर्णय पर आधार है।
जब पार्लियामेंट ने कहा है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर करो और उसमें अगर झगड़े होते हैं तो वो सिविल झगड़े हो गए, और वो सिविल झगड़े अगर हो गए तो सिविल कोर्ट को अधिकार है, इलेक्शन कमीशन को नहीं। सीधी सीधी बात है। महाविकास आघाड़ी छोड़ के नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री, इंडिया एक आघाड़ी छोड़ के नीतीश कुमार आज पीएम से मिले हैं। मुझे मालूम, देखिए मैं उसका कोई हक हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। एक चर्चा चल रही है कि मायावती जल्दी एनडीए में शामिल हो सकती है, सीट को लेकर बातचीत भी चल रही है। मुझे जानकारी नहीं है। चलो, थैंक यू।